बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। रूस के साथ पाकिस्तान का मुनाफिकाना रवैया, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। बैनुल अक़वामी तल्लुकात में एक दूसरे पर एतमाद करने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और अगर एक दफ़ा ये एतमाद उठ जाए तो फिर इसकी बहाली में बहुत मुश्किल भी पेश आती है। माजी में भी पाकिस्तान और रूस के बाहमी तल्लुकात में एतमाद के मामला पर बहुत ज़्यादा मद्दो-जज़र रहा है, और अब फिर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि रूस पाकिस्तान के आपस के तल्लुकात को शदीद ठेस पहुँचने का ख़तरा मंडलाने लगा है। कुछ अर्सा कबल रूस ने पाकिस्तान में मुकर्रमी अल्बर्ट खोरीव को अपना नया सफ़ीर मुकर्रर किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी मोहम्मद खालिद जमाली साहब को अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। दोनों सफ़ीरों ने मीडिया के ज़रिए दोनों मुल्कों के तल्लुकात को अच्छे रंग में आगे बढ़ाने के बारे में बुलंदो-बांग दावे किए और काफ़ी शोबों में तावन के मंसूबे भी पेश किए। अभी दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से की गई इस मसाई की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान की असल मुक़्तदर क़ुव्वत के ईमा पर दो ऐसी कार्रवाइयाँ कर दी गईं कि दोनों ममालिक में एतमाद का रिश्ता फिर धड़ाम से नीचे गिरता लगता है। पहले मामला में भारत के सूबा उत्तर प्रदेश से तल्लुक़ रखने वाले एक एजेंट सतेंद्र सेहवाल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये साहब जो हैं, ये 2021 से मॉस्को में भारतीय सफारत खाना में मल्टी टास्किंग स्टाफ सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इन पर पाकिस्तान को खुफिया क्लासिफाइड इत्तलात दिए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ख़िलाफ़ जासूसियाँ करते रहते हैं और ये एक मामूल है, लेकिन मॉस्को में भारतीय सफारत खाना से पाकिस्तान के लिए जासूसी करना पहले कभी सुनने में नहीं आया। और इस पर मज़ीद धमाका ये सामने आया है कि ये जासूसी अमरीकी ईमा पर कराई गई है और पाकिस्तान ने हासिल शुदा इत्तलात अमरीका को मुहैया कर दी हैं। इन इत्तलात में बुनियादी तौर पर रूस और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदों और कुछ दीगर सरगर्मियों की तफसीलात हैं। बहरहाल इस पर अभी तहकीकात जारी है और सुना है कि मज़ीद होशरुबा तफसीलात भी सामने आ सकती हैं। दूसरे मामला में रूस के रीजन बेलोगोराड में यूक्रेन की तरफ से हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स जो है इस रीजन में फायर किए गए तो उनको रूस ने मार गिराया। ये जो गिराए जाने वाले ड्रोन्स थे रूस की तरफ से, जब रूस ने इनका मुआयना किया तो उकदा खुला कि ये ड्रोन्स तो पाकिस्तान के बने हुए हैं और पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स अंडर कवर रहते हुए तुर्की की वसातत से यूक्रेन को भिजवाए हैं, जो कि रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका सबूत रूस ने इस तरह पेश किया है कि बिल्कुल इसी तरह के ड्रोन इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क के शो केसेस में भी रखे हुए हैं। पाकिस्तान का नेशनल एरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का इदारा इस वक्त तुर्की की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम बेकार डिफेंस कंपनी है, उसके साथ तावन कर रहा है और ये कंपनी ड्रोन्स बनाने की माहिर है। चुनाचे इसी कंपनी के कवर में पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए ड्रोन्स भी बरास्ता तुर्की यूक्रेन को भिजवा दिए। लेकिन अब इसका चूँकि पोल खुल गया है और रूस इस बारे में किस किस्म के कदम उठाता है उसका अभी इंतज़ार है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसका तज्ज़िया कुछ यूँ किया जा सकता है कि सबसे पहले तो ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो असल फ़ौजी हुक्मरान हैं उनमें और वज़ारत ख़ारजा का जो टॉप स्टाफ है इस वक्त, इन दोनों के दरमियान जो बैनुल अक़वामी तल्लुकात का शोबा है, मोस्ट प्रोबेबली या बहुत कभी इम्कान है कि जो फ़ौजी हुक्मरान हैं और वज़ारत ख़ारजा का जो टॉप स्टाफ है इस वक्त, ये दोनों बैनुल अक़वामी तल्लुकात के शोबा में एक पेज पर बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि वज़ारत ख़ारजा का नुमाइंदा रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर अपने बयान में बिल्कुल कुछ और बयान करता है और कुछ और दावे करता है, और बैक होम यानी घर में मुल्क का जो फ़ौजी सरबराह है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ करने का हुक्म दे रहा है।
مصدقہ ذرائع کے مطابق یہ دونوں معاملات فوجی سربراہ نے امریکی ایما پر کیے ہیں۔ بھارت اور روس کے فوجی معاہدوں کے بارے میں تفصیلات بھارتی سفارت خانہ سے امریکہ کے لیے حاصل کی گئی ہیں اور امریکہ کو مہیا کی گئی ہیں۔ وزارت خارجہ پاکستان کو شاید اس کی بھنک بھی نہ پڑی ہو۔ اسی طرح یوکرائن میں جو پاکستانی ڈرونز کی فراہمی کا مسئلہ ہے، یہ بھی فیصلہ پاکستان کے فوجی سربراہ کا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ اب امریکہ نے ان دونوں معاملات کے بدلہ میں پاکستان کے فوجی سربراہ کو فوجی امداد اور IMF سے رقوم مہیا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ فوجی سربراہوں کی ویژن بہرحال محدود ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری جو عمر ہے، یہ جو جرنیل ہوتے ہیں، انہوں نے فوج میں ہی گزاری ہوتی ہے۔ کوئی ان کا ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بین الاقوامی معاملات پر نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر اگر جب ان کو حکمرانی ملتی ہے تو وہ فوری فائدوں کے لیے بلنڈر پر بلنڈر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کا خمیازہ جو ہے وہ پھر قوم اور ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کی فوج کے سربراہان ہی دراصل ملکی معاملات چلاتے رہتے ہیں۔ اب ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان فوجی سربراہوں کی ہاں میں ہاں ملانے اور دوسرے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بکاؤ سیاستدان بھی ان کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی تک اس ملک میں سدھار بالکل نہیں آ رہا۔ اب جیسے حال ہی میں انتخابات تو کرا دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ مرضی کے نتائج نہیں ملے، اور اسی لیے پھر اب فوجی سربراہ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا رزلٹ بنانے کے لیے ایک عجیب قسم کا سرکس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سرکس اس ملک میں چل رہا اور ہر بات وہ ہونی ہو جو کہ فوجی سربراہ چاہتے ہوں، تو اس طرح کا ماحول جب موجود ہو یا اس طرح کے حالات جب اس ملک میں موجود ہوں، تو کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ بظاہر تو ایسا کچھ ہوتا نہیں نظر آتا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔